नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं हूं नवोदिता मिश्रा। याद किया कि जाए ये दुख सा न जाए, याद किया कि हमारी वार्षिक कालक्रमणिका में हेमंत और कार्तिक दो ऐसे मित्र हैं जिनके आने की आहट मात्र मानव मन को आह्लादित कर देती है। वैसे पर्वों की श्रृंखला तो चल ही रही है। सामाजिक उत्साह का एक उत्कृष्ट उदाहरण है इन दिनों खादी इंडिया के रिटेल शोरूम्स में उमड़ता अपार जनसमूह। देश के 5 शहरों में स्थापित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी के अनुपम रचनात्मक कार्य को अच्छे से महसूस किया जा सकता है भारत की विविध पारंपरिक परिधान शैलियों के परिप्रेक्ष्य में। श्री गौरी करुणा लहरी तोयजाक्षी शंकरेश्वरी वैमानिक भामार्चित कोमल कर पादे श्रीमान्वित भूमास्पद कामित फल दे कायौ श्री गौरी करुणा लहरी। पर्वों के सामाजिक रूप में भी समयानुसार यथोचित परिवर्तन देखे जा सकते हैं। समय की प्रबल धारा के सूक्ष्म अभ्यासकों के लिए ये एक दिलचस्प विषय हो सकता है। हुआ यूं कि इन्हीं दिनों घर की साफ सफाई के दौरान परछत्ती के स्याह कोने में एक जीर्ण बोरी मिली। खोलकर देखा तो पर्वों की शुभेच्छाओं से भरे कुछ पत्र और चंद जर्जर ग्रीटिंग कार्ड्स निकले। दशकों पुरानी स्मृतियां एक फिल्म की मानंद सजीव हो उठी। सोचा, काश समय रहते इन अमूल्य दस्तावेजों को सहेज कर रखा होता। खैर, सीन कट करते हैं और वापस आते हैं आज के दौर में। पर्वों के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं डिजाइन करने और भेजने की प्रक्रिया प्रणाली का अपना ही विश्व है। मानो एक स्वतंत्र सृजनात्मक कुटीर उद्योग जिसमें समाज का हर वर्ग सहर्ष जुड़ता है बिना किसी भेदभाव के। और लोकतांत्रिक बात यह है कि आपके शुभकामना चित्र संदेश का जवाब भी तुरंत आता है, चाहे छोटी सी इमोजी के करबद्ध चित्र के रूप में ही सही। बस ये है कि साधारण क्षमता वाले स्मार्टफोन धारकों को अगले दिन ही काफी कुछ डिलीट करना पड़ता है। और हाँ, सोशल मीडिया पर होने वाले विस्तृत विविध लेखन को अगर हम अत्याधुनिक जन साहित्य रचनावली की संज्ञा दें तो देखेंगे कि इस क्षेत्र में निरंतर कार्य जारी है। इस बार दशहरे के अवसर पर भेजे गए कई रचनात्मक स्वप्रयासों ने आत्म मंथन की ओर इंगित किया। रावण की अवधारणा को सापेक्ष रूप में महसूस करते हुए अपने अंदर की बुराइयों को पहले दूर करने का आग्रह करते हुए, और सच ही तो है, अपने अंदर के दशानन अपनी त्रुटियों की खोज कर उन्हें दूर करने का प्रयास राष्ट्र निर्माण में एक योगदान ही साबित होगा। इस माह वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज है। हमारी दृश्य श्रव्य धरोहर हमारी सामूहिक सांस्कृतिक चेतना यात्रा का ही एक अभिन्न अंग है। और इस दिशा में ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की दशकों से विशेष भूमिका रही है। सुनते रहिए, सहेजते रहिए इस माह की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती। मानव के सम्मान की रक्षा है संकल्प हमारा, है संकल्प हमारा। मानव के सम्मान की रक्षा है संकल्प। मानवाधिकार जैसे अति महत्वपूर्ण विषय का हमारी सामूहिक सामाजिक चेतना के साथ भी गहरा संबंध है। आज हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना दिवस है। इस विशेष अवसर पर प्रस्तुत है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति
अरुण मिश्रा के साथ पत्रिका की गई भेंटवार्ता के कुछ विशेष अंश। जस्टिस मिश्रा, पत्रिका आपसे ये जानना चाहेगी कि अगर हम हमारी प्राचीन संस्कृति को देखें, हमारी इस लंबी निरंतर यात्रा में मानवाधिकार जैसे जटिल विषय को कैसे संबोधित किया जाता रहा है? जो भारतीय संस्कृति में जो व्यवस्था है, प्रारंभ में धर्म पर आधारित थी। हमारी जो सभ्यता एक शनि शनि डेवलप हुई, इसने सब जितने हमारे यहाँ धर्म के प्रचार हुए समय समय पर, उनको अपने आप में हमारी सभ्यता ने अपने अंदर समाहित किया। बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, पारसी, सबको अपने अंदर समाहित करके हमारे देश की सभ्यता आगे बढ़ी। तो हमारे देश में एक जो सुदृढ़ ढांचा तैयार हुआ है, वो अन्य किसी देश में देखने नहीं मिलेगा। और जो वसुधैव कुटुंबकम की हमारे यहाँ जो उपनिषदों में ऋग और वेदों में जो उपधारणा है, वसुधैव कुटुंब, पूरा विश्व एक परिवार है। आज वैश्वीकरण की बात हम सोचते हैं कि ये नया है, हमारे लिए वैश्वीकरण 3000 वर्ष पूर्व से हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है। पूरा विश्व एक परिवार है, पूरे विश्व में यात्रा करना हमारा अधिकार है, ये हमारे ऋग्वेद में उल्लिखित है। हमारे एक ह्यूमन राइट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस बात का मिलता है कि राम ने लक्ष्मण को रोका कि आप ऐसे हथियारों का उपयोग युद्ध में नहीं करेंगे जिससे कि अधिक लोग मरें। और महाभारत को अगर हम देखें उस काल में, तो दिन में लोग युद्ध करते थे दोनों, और शाम को वे अपने परिचित घायलों के पास जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे, उनका हालचाल पूछते थे, युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए यह सोचते थे। एक मानवाधिकारों का एक सबसे अच्छा उदाहरण अगर देखें तो महाभारत ने न्याय के लिए संघर्ष होना चाहिए, परंतु संघर्ष भी एक नियम के ऊपर आधारित, उसमें ह्यूमन राइट्स को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। मानवाधिकारों का उल्लंघन युद्ध में भी नहीं होना चाहिए। ये हमारे यहाँ संस्कृति में पूर्णतः परिलक्षित होता है। अगर आप देखें गुरुद्वारों में जो लंगर बंटता है, भोजन एक आवश्यक अवयव है। गरीबों को भोजन निःशुल्क वितरण करना एक हमारी परंपरा है। तो यह परंपरा चल रही है गुरुद्वारों में, आज भी चल रही है। और आप देखें हमारे यहाँ जो नारी को एक विशेष स्थान दिया गया है। हमारे जो दुर्गा पूजा फेस्टिवल है, इसको यूनेस्को ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया है हेरिटेज के तौर पर। तो हमारे देश में जो एक संस्कृति में एक कूट कूट कर मानवाधिकार भरे हुए हैं, उसी वजह से आज हमारा देश को ये मोरल अधिकार प्राप्त है कि विश्व को हम मार्गदर्शन दे रहे हैं। विश्व हमारी ओर देखता है, विश्व हमारी ओर अपेक्षा से देखता है। और निश्चित तौर से जो हमारे यहाँ हिंसा का एक सिद्धांत महावीर स्वामी ने और बुद्ध ने डेवलप किया, गांधी जी ने जिसको आगे बढ़ाया, अहिंसा का सिद्धांत, उस सिद्धांत पर चल कर ही विश्व का कल्याण होना है, एक शांति स्थापित होनी है, मानव अधिकारों की रक्षा उसी से होनी है। गरीब, दिव्यांग, आदिवासी, बच्चे या नारी, धर्म कोई हो, है सब मानव समता के अधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर NHRC के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के साथ की गई भेंटवार्ता के कुछ विशेष अंश आपने सुने। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। पत्रिका के आरंभ में हमने जिक्र किया ऑडियो विजुअल हेरिटेज का। आप में से कई प्रबुद्ध श्रोताओं को याद होगा कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का एक जमाने में आकाशवाणी के प्रसारणों के साथ अनन्य संबंध रहा है। आज के डिजिटल युग में हम याद तो कर ही सकते हैं एनालॉग जमाने की इन अमूल्य स्याह तश्तरियों में कैद एक स्वर्णिम स्वर युग को। और हाँ, महात्मा गांधी का भी इस विधा से एक रिश्ता रहा है, परोक्ष अपरोक्ष रूप में। खुशी होती है जानकर कि कुछ लोग हमारी इस दुर्लभ स्वर धरोहर को विधिवत सहेजने में मन से जुटे हुए हैं, आज भी अपने व्यस्ततम कार्यचक्र से समय निकालकर। पेश है 78, 45, 33 सही 1/3 का एक लघु श्रव्य समीकरण।
Everybody get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. नमस्कार, मैं अखिलेश झा। जहाँ तक ऑडियो विजुअल आर्काइव्स की बात है तो हमारे यहाँ तकरीबन 10,000 ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स हैं और कुछ हज़ार एलपीज भी होंगी और 1,000 ईपीज भी होंगी। तो ये हमारी दुनिया है ऑफिस के काम के बाद जिसमें हम पूरी तरह से मग्न होते हैं और इसमें अपने देश को समझने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए, भाषा को समझने के लिए, संगीत को समझने के लिए एक बहुत बड़ा समुद्र है और हम उसमें गोते लगाते रहते हैं और कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे पास होती हैं लोगों से साझा करने के लायक, हम उनसे साझा करते हैं। मैं रश्मिता झा, नमस्कार। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के संकलन का काम जब अखिलेश ने शुरू किया तो पहले मुझे लगा कि ये एक संगीत के प्रति इनका शौक है, लेकिन जब संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो मैं थोड़ी सी झल्लाने लगी क्योंकि इन सब का रख रखाव एक मुश्किल का काम था। लेकिन अखिलेश का एक प्रस्ताव था कि इन रिकॉर्ड्स के माध्यम से हम भारत की सभ्यता और संस्कृति को विभिन्न पहलुओं से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे अखिलेश ने अध्ययन का जो मार्ग चुना और कुछ सहवर्ती स्रोतों के माध्यम से जो रिकॉर्ड्स के भाषण या गाने या भजन या अन्य संगीत थे उनको लिंक करके एक कथा की तरह इतिहास को प्रस्तुत करने की जो कोशिश की, तो मुझे खुद पर शर्म आने लगी कि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं और एक बहुत बड़ा कदम है कि गैर पारंपरिक स्रोतों से इतिहास को समझा जाए और वो स्रोत जो कि इतना रुचिकर है, जो इतना उत्साहवर्धक है। तो अब मुझे विश्वास है कि आने वाले वक्त में ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स वाकई भारतीय सभ्यता, संस्कृति और उससे जुड़े हुए जो वैश्विक पहलू हैं उनको समझने में बड़ी आसानी होगी। अखिलेश जी से ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में एक राष्ट्रीय अखबार में आपका एक लेख छपा है जिसमें आपने भी महात्मा गांधी के साथ जो खास रिश्ता ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का था उस पर लिखा है आपने। तो संक्षेप में ये दिलचस्प कहानी हमारे श्रोताओं को बताइए। ये बात साल 1931 की है जब दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहा था और गांधी कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पर लंदन पहुंचे, वहां पर भारत की आकांक्षाओं की बात करने के लिए। ज्यादा लोकप्रिय तो थे ही, वहां पहुंचकर उनकी लोकप्रियता और बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वहां के लोगों की बहुत दिलचस्पी हो रही थी। फिर जो उनकी लोकप्रियता का फायदा जितनी मीडिया कंपनी थी सबने उठाना शुरू किया। पहली बार गांधी जी ने लंदन से अमेरिका के श्रोताओं को रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया, ये आकाशवाणी के श्रोताओं को जानकर खुशी होगी। और उसी दौरान ग्रामोफोन कंपनियों ने भी उनकी आवाज रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उनके फोटोग्राफ्स जो है लिए गए, बहुत बहुत रोचक, मतलब गांधी एक बहुत बड़े ब्रांड थे। तो उसी में जो उनकी लोकल होस्ट थी मुरियल लिस्टर, उन्होंने गांधी जी को जब सारे प्रस्ताव बताए तो कोलंबिया कंपनी ने के लिए उन्होंने रिकॉर्डिंग करने की सहमति दी। और वो रिकॉर्ड बड़ा ऐतिहासिक था और वो कोई राजनीतिक संदेश नहीं था, वो एक स्पिरिचुअल मैसेज के नाम से टाइटल था और उसमें उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के और ईश्वर और जीव के संबंधों को लेकर के बात की थी। 6.5 मिनट की तकरीबन रिकॉर्डिंग थी। एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड में एक साइड में तकरीबन 3.25 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी, तो 6.5 मिनट की रिकॉर्डिंग है। उसका लेबल बहुत खास था, उसमें भारतीय तिरंगे के जो 3 रंग हैं वो उस पर अंकित था, महात्मा गांधी के हस्ताक्षर थे और उसमें जो लेबल था वो गोल्डन कलर से किया गया था। तो वो ऑडियो विजुअल जो आप ये डे के दिन आप ये कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी श्रद्धांजलि है गांधी जी के लिए कि उन्होंने कैसे ऑडियो को बिना किसी राजनीतिक संदेश के, इतना बड़ा मैसेज था कि पूरी ब्रिटिश हुकूमत हिल गई, लेकिन वो रिकॉर्ड बहुत ही लोकप्रिय हुआ और उसके संस्करण से भारतीय ही नहीं, इंग्लैंड के लिए अलग निकले, अमेरिका में अलग संस्करण कोलंबिया ने निकाला और वो मुझे लगता है कि अब तक के बेस्ट सेलर्स रिकॉर्ड में से एक है। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के ही लिहाज से बस मैं चलते चलते यही जानना चाहूंगा कि छोटे छोटे लेवल पे क्या किया जा सकता है। मुझे लगता है कि एक तो ये जो समय है जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, ये त्योहारों का समय है और पूरे देश में लोग अपने घर की सफाई करते हैं और आपको पता है सबसे ज्यादा घास किस पे गिरती है। अब लोगों के पास घरों में किताबें रखने के लिए जगह नहीं है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड रखने के लिए जगह नहीं है, ग्रामोफोन या
टर्न टेबल है उनको रखने के लिए, वो निकाले जाते हैं और वो फिर जो स्क्रैप डीलर्स हैं बेचकर उसकी महत्ता को समझें, उसके मूल्य को समझें, और जहां भी वो आर्काइव हो सकता है, जहां भी वो म्यूजियम या किसी को दिया जा सकता है, वो कोशिश करें बजाय इसके कि आप उसको कबाड़ के भाव से बाहर निकाल दें। मुझे लगता है कि ये कोशिश सबको करनी चाहिए। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का वो अद्भुत संसार, रश्मिता और अखिलेश झा को आपने सुना। रिकॉर्डेड भारतीय संगीत की दुनिया की प्रणेताओं में अग्रगण्य गौहर जान की स्मृतियां अनायास ताजा हुईं और हर्ष हुआ ये जानकर भी कि वर्तमान समय में पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को रिस्टोर करने में कुछ नामी वैज्ञानिक भी अपनी अपनी क्षमता अनुसार इस बहुमूल्य श्रव्य धरोहर को सहेजने में गंभीरता से काम कर रहे हैं। आखिर इससे फायदा होगा तो नई पीढ़ी को ही, चाहे प्रवेश परीक्षाओं के नजरिए से ही सही। हर वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में या उसके पश्चात विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह में विविध वाद्य यंत्रों के मध्य पाइप्स एंड ड्रम्स के दस्ते अपनी अनूठी वादन स्वर शैली के माध्यम से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लेते हैं। कहते हैं ना कि संगीत सीमाओं के दायरों से परे होता है। वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र के परिप्रेक्ष्य में भी पाइप्स जैसे वाद्य यंत्र को देखें तो इसका दुर्लभ भारतीय रूप हमें अपने ही राज्य उत्तराखंड में देखने सुनने को मिलता है। सांस्कृतिक सामाजिक आयोजनों में बहुत ही दिलचस्प है वाद्य यंत्र मशक बीन की कहानी। खूबसूरत पहाड़ों और आलीशान किलों का देश स्कॉटलैंड। इंग्लैंड के इस छोटे से पड़ोसी देश ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। कैलेंडर, एनसाइक्लोपीडिया, फ्रिज, साइकिल और जीवन को आसान बनाने वाली कई चीजें यहीं के लोगों ने इजाद की हैं। यूनाइटेड किंगडम के इस राज्य ने संगीत की दुनिया को भी एक नायाब तोहफा दिया है और वो है बैकपाइप वाद्य यंत्र का आधुनिक स्वरूप। स्कॉटलैंड का ये बाजा कालांतर में अंग्रेजों के साथ भारत पहुंचा। जब स्थानीय कलाकारों ने इस पर गढ़वाल और कुमाऊं की लोक धुनें आजमाई तो लगा कि बैकपाइप इन्हीं धुनों के लिए बना है। ये बाजा आज समूचे उत्तराखंड में मांगलिक अवसरों की शान और पहाड़ की पहचान बन चुका है। आलम यह है कि जब प्रवासी पर्वतीय लोगों को इसकी स्वर लहरियां सुनाई देती हैं तो उनके जहन में पहाड़ आकार लेने लगते हैं। आखिर इस बाजे में ऐसी क्या विशेषता है कि ये उत्तराखंड की लोक संस्कृति में रच बस गया? संगीतविद और कला मर्मज्ञ डॉक्टर ममता सिंह। चाहे वो कहीं के वाद्य हैं, चाहे वो कहीं का गीत है, नृत्य है, तो उन सब में कहीं ना कहीं एक समानता है। और स्कॉटलैंड के इस बैकपाइप ने उत्तराखंड में अपनी जमीन जिस तरह से बनाई है और जिस तरह से ये लोक संसार तक रच बस गया, तो वहां उसने यही साबित किया कि जब उसको अपना परिवेश मिलेगा, जिस वाद्य को, जिस गीत को, जिस नृत्य को अपने जैसा, अपने घर जैसा वातावरण जहां मिलेगा, तो वो अपनी जगह बनाएगा। जो सबसे बड़ा एक कारण मुझे लगता है वो ये लगता है कि जब अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ थी, तो क्योंकि जो ये माहौल उनको मिला वो उन्हें अपने देश की याद दिलाता था, वो तमाम चीजें उनको यहाँ दिखाई दी, तो शायद वो जो एक अपनेपन के भाव से उन्होंने यहाँ उसको फैलाने में एक
अपना योगदान दिया, तो उसी तरह से यहाँ के लोगों ने भी शायद उसको अपनाया, उसी स्नेह के साथ। हम जानते हैं कि हमारी जो उत्तराखंड भूमि है वो सैन्य भूमि है, वीरों की भूमि है। तो जब सैनिकों के माध्यम से वो वाद्य घरों तक पहुंचा, चाहे वो मांगलिक उत्सव हैं, लोक उत्सव हैं, वो उसमें बजता रहा, लगातार बजता रहा। और हमें जानते हैं कि जब कुछ अच्छी और सच्ची बातें हों, चाहे वो अच्छी और सच्ची धुनें हों, जितनी बार हम दोहराते हैं तो वो कहीं हमारे अंतर मन में बसती है जाके। वरिष्ठ कवि और उत्तराखंड की संस्कृति के जानकार लीलाधर जगूड़ी। इस बाजे की वजह से जो मुझे लगता है कि ये जब यहाँ आया तो शादियों का स्तर भी बदला, मिजाज भी बदला और लोकगीत उसमें शामिल हो गए। ये भी अनूठा संयोग है कि मशक-बीन भारत में मार्शल बैंड के अंग के रूप में आया था और कुमाऊं के युद्ध नृत्य छोलिया का अभिन्न हिस्सा बन गया। यहाँ के लोकगीतों में रासो परंपरा पहले थी और रासो परंपरा में छोलिया का विकास हुआ। और छोलिया जो है वो एक तरह का युद्ध नृत्य है। डॉक्टर ममता सिंह। चमड़े से उसको हम बनाते हैं और 5 उसके पाइप हैं। इनमें से एक पाइप के जरिए चमड़े की मशक में फूंक मारकर हवा भरी जाती है और जो उसका जो छिद्र वाला भाग होता है उसे दोनों हाथों की उंगलियों से हम नियंत्रित करते हैं, जबकि कंधे पर जो रखे अन्य 3 पाइप हैं उनसे एक संगीतमय ध्वनि निकलती है। इनमें से 2 टेनर्स ड्रोन और 1 बास ड्रोन होता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो ये ड्रोन चैंटर के लिए तानपुरे का सा कार्य करते हैं। आज बाजार में पारंपरिक कलाओं के पारखी मौजूद हैं। उनके पास पर्याप्त धन भी है, किंतु विपणन रणनीति से बेखबर मशक-बीन कलाकार सुदूर गांव में अलग थलग पड़े हैं। नए अवसरों की कमी के चलते सिर्फ शादी ब्याह में मशक-बीन बजाकर गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। फिजा में मिठास घोलने वाले इन कलाकारों के प्रति हमारा रवैया उपेक्षापूर्ण रहा है। जिस तरह से सरकारों ने उन्हें जितना संरक्षण देना चाहिए था वो संरक्षण उन्हें कहीं मिला नहीं। प्रशिक्षण और नवोन्मेष के अभाव में आज मशकबाजों की स्थिति दयनीय है। लीलाधर जगूड़ी। और तो और जो हमारे ये कलाकार हैं वो भी इनके प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं है। वो सिर्फ धुन जानते हैं, थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन इसके लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता है। वर्कशॉप रखो ना, उस विद्वानों को बुलाओ और उन तमाम असफल और सफल कलाकारों को बुलाओ, उनके थोड़ा मंतव्य सुनो, क्या है, क्या वो जानते हैं, तो शायद उद्धार हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि निराश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये है कि थोड़ी सी भी आशा अगर है तो उससे दिया जलाया जा सकता है। आशा की किरण बस ये दिखाई देती है मुझे, डॉक्टर ममता सिंह, कि जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहली बार कला को एक मुख्य विषय माना गया, तो अभी फिलहाल जो एक स्थिति है वो एक अच्छी सी स्थिति दिखाई देती है कि जहाँ प्राथमिक स्तर से ही संगीत है, पेंटिंग है, डांस है, ड्रामा है, उसको एक ऐसा विषय बनाया गया कि बच्चा जिस विषय में उसे रुचि है वो उसको पढ़े। और इसके साथ साथ मैं यहाँ इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व उन्होंने जोड़ा है कि इस संगीत में या कला में जो स्थानीय आपकी कला है, यानी जो आपकी लोक कला है, लोक संगीत है, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक उसका ही होना आवश्यक है। तो ये मुझे एक महत्वपूर्ण तथ्य लगता है कि शायद जो हम कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मशक-बीन बजाने वाले हमें मिले ना, और वो जो सुरीली धुन हम पहाड़ी वादियों में सुनते आ रहे हैं और जिसके हम शायद आदी हो गए हैं अपने मांगलिक अवसरों पर, ऐसा गाँव में माना जाता रहा है कि ये बजाने वाले नहीं है तो शादी का कुछ कमी रह गई, कुछ आनंद कम रह गया। भारत सरकार के या उत्तराखंड सरकार के जितने भी प्रकल्प हैं वो सभी मिलकर जब एकजुट होकर काम करेंगे तो शायद
जिसे हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का, लोक संगीत का महत्वपूर्ण वाद्य मशक बीन, बैकपाइप, उसे हम जिंदा रख पाएंगे। पुजार गांव टिहरी के सोहन लाल ने मशक बीन कलाकारों की आर्थिक स्थिति सुधारने और इसे लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए सफल प्रयोग किया है। उन्होंने कई साजिंदों का समूह गठित किया और बाजार की मांग को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें कार्यशालाओं के माध्यम से गहन प्रशिक्षण दिया। इस समूह से जुड़े लोगों की आय आज अच्छी खासी है। ढोल, दमाव, मशक बीन, रणसिंगा, अब ये ग्रुप हमारा करीबन 40-45 लोगों का है। सोहनलाल का मानना है कि यदि कलाकार बाजार की मांग को समझते हुए ठेठ पारंपरिक कला का प्रशिक्षण लें और संगठित होकर स्वयं अपनी मार्केटिंग करें तो इसके बहुत सुखद परिणाम मिल सकते हैं। सुनने वाले तो 1000 आ जाते हैं, पर सुनाने वाला चाहिए, उसकी प्रस्तुतिकरण ढंग, चाहे वो शादी में चाहे चौराकर्म में। जैसा किसने शादी में बुला दिया, 8 लोग चाहिए, 10 लोग, हमने उनकी ड्रेस बनवाई और अपना ढंग थोड़ा एक बदला। आने वाली पीढ़ी तो इसको जरूर कर, क्योंकि इसमें अब पैसा भी हो गया। उम्मीद है कि जब तक पर्वतों पर वृक्ष खड़े हैं, जब तक नदियों में कल कल करता जल बह रहा है, जब तक जीवन शेष है, तब तक मशक बीन की सुरीली धुनें इन वादियों में गूंजती रहेंगी। मशक बीन पर थिरकते हिमकण। वाचन स्वर विनय ध्यानी। आलेख और प्रस्तुति राकेश ढोंडियाल, आकाशवाणी देहरादून। संगीत की बात चली तो हमारी शास्त्रीय धरोहर से जुड़ा एक विशेष घराना याद आ गया, और वो है किराना घराना। गुरु शिष्य परंपरा का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस समय धारा के प्रतीक स्तंभ हैं उस्ताद अब्दुल करीम खान से लेकर पंडित सवाई गंधर्व और आगे चलकर पंडित भीमसेन जोशी। सभी विभूतियों को पत्रिका का विनम्र नमन, और साथ साथ गजल सम्राज्ञी बेगम अख्तर को भी। उज्जैन के महाकाल लोक को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। श्री महाकालेश्वर धाम का पुनर्विकास श्रद्धा और पर्यटन की दृष्टि से एक अनुपम पहल है। समय का ये पड़ाव राष्ट्रीय अस्मिता के कई पहलुओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। आज ही के दिन गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी पेरेनबेन कैप्टन की जयंती है। पेरेनबेन दादा भाई नौरोजी की पौत्री थी। नानाजी देशमुख, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री के अतुलनीय योगदान को विनम्र नमन करते हुए संपन्न होती है राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।